हेलो एवरीवन। चलिए बेटा, पिछली वीडियो से आज अगले वीडियो की बात करते हैं अपन, है ना। और जैसा आप जानते हैं, पिछली वीडियो में बेटा अपन ने बताया था, अपने आपसे बोला था मैंने, अपन प्रिपरेशंस की बात करेंगे, है ना। यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने की विधियां जो होती हैं उनका बेटा अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिसमें देखिए पहली विधि आती है एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा। ध्यान रखिए, सबसे पहले चीज देखो इसके अंदर कि ओजोनी अपघटन का सेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है। ओजोनी अपघटन का मतलब है कि ये रिएक्शन आपकी बेटा दो स्टेप में पूरी होगी, दो चरणों के अंदर संपन्न होगी, जिसमें से प्रथम चरण के अंदर एल्कीन पर ओजोन का योग होता है, ठीक है, जिससे कि माध्यमिक यौगिक बनता है ओजोनाइड। ध्यान रखिए, वो फिर ओजोनाइड Zn प्लस H2O की उपस्थिति में डिकम्पोज होता है, मीन्स अपघटित होता है, जिससे कि आपको फाइनल प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है, अंतिम उत्पाद की प्राप्ति होती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है आपकी, उसको बेटा अपन ओजोनी अपघटन का नाम देते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है। दो शब्द आते हैं इसके अंदर, एक तो होता है ओजोनीकरण और दूसरा होता है ओजोनी अपघटन। ओजोनीकरण का मतलब होता है ओजोन का योग होना, ये आपका ओजोनीकरण कहलाएगा, जिसको बेटा अपन ओजोनाइजेशन भी कह सकते हैं। ध्यान, इंग्लिश में अपन ओजोनाइजेशन बोलते हैं। और फिर उस माध्यमिक यौगिक का टूटना, ये कहलाता है ओजोनोलाइसिस, मींस ओजोनी अपघटन। ध्यान रखिए, इसका मतलब है कि जब आप देखें पहली विधि की बात करते हैं तो पहली विधि में अपन क्या कहते हैं, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा। इसका मतलब है कि पहले एल्कीन पर ओजोन अणु का योग होगा, ठीक है, जिससे कि आपका मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा ओजोनाइट। उसका फिर बेटा डिकम्पोजिशन होगा, अपघटन होगा Zn प्लस H2O की उपस्थिति में, जिससे कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है कि इन तीन कैंडिडेट्स का अपन अध्ययन करेंगे, यानी तीनों की बनाने की विधियां हैं, उनको पढ़ेंगे बेटा अपन। ये तो फॉर्मेल्डिहाइड, और ये देखो आप एसिटल्डिहाइड, और ये देखो आप एसीटोन। तीन मेंबर्स हैं ये, इन तीन मेंबर्स की बनाने की विधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कई रिएक्शंस ऐसी आएंगी जिसमें कि ये तीनों ही कैंडिडेट बनेंगे, कई रिएक्शंस ऐसी आएंगी जिनमें केवल एल्डिहाइड बनेंगे, कीटोन्स नहीं बनेंगे, और कुछ रिएक्शंस ऐसी भी आएंगी जिनमें केवल कीटोन्स बनेंगे, एल्डिहाइड नहीं बनेंगे। तो जो पहली विधि है आपकी एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा, इसके अंदर बेटा आपके दोनों ही कैंडिडेट बनते हैं, एल्डिहाइड्स भी बनते हैं और कीटोन्स भी बनते हैं। ठीक है, रिएक्शन देखिए किस तरीके से होती है वो बेटा अपन देखें। तो ये देखिए कॉमन एल्कीन को ले अपन, ध्यान दें बोर्ड पर अच्छी तरीके से, तो आपको रिएक्शन देखे क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो अपन ने एक कॉमन एल्कीन को लिया, इस पर देखिए बेटा अपन ओजोन का योग कराते हैं इस तरीके से, जिससे देखो ये बनेगा माध्यमिक यौगिक ओजोनाइड। इसको बेटा अपन ओजोनाइड का नाम देते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, इसके बाद देखें
फिर होता है इसका अपघटन, Zn प्लस H2O की उपस्थिति में इस बॉन्ड को बेटा अपन ब्रेक करते हैं, इस तरीके से तोड़ते हैं इस बंध को। ठीक, इस तरीके से तोड़ेंगे अपन, देखो ईओ। ठीक है, तो इस पर देखिए, गौर करिए, आर आर सी ओ और आर आर सी ओ, इसका मतलब है दो अणु बनेंगे बेटा आपके, आर आर और ये आपका सी ओ, इस तरीके से। ये संपूर्ण रिएक्शन है आपकी, वो बेटा आपकी ओजोनी अपघटन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके देखें, पहले स्टेप के अंदर इस एल्कीन पर अपन ओजोन का योग कराते हैं, जिससे कि बेटा माध्यमिक यौगिक बनता है ओजोनाइट। ठीक है, ये फिर बेटा Zn प्लस H2O की उपस्थिति में अपघटित होता है। ठीक है, जिससे कि बेटा आपको अंतिम उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्राप्ति होती है। इसमें देखिए, अब थोड़ा सा आप यहां पर समझिए, बच्चों की एक सोचने वाली बात बन जाती है, क्रॉस क्वेश्चन बन जाता है कि अपन यहाँ पर जिंक चूर्ण का यूज क्यों करते हैं। ध्यान रखिए, Zn प्लस H2O को क्यों लेते हैं। तो अपन जानते हैं कि इसमें से ये जो ऑक्सीजन निकलता है आपका, ये ऑक्सीजन बेटा जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेता है, H2O। अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो तीव्र ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो अगर अपन ने इसके ऑक्सीकारक गुण को नहीं रोका, मान लीजिए, तो उस कंडीशन में अपना जो उत्पाद बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये बेटा आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आगे ऑक्सीकृत हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान रखें, तो इसके ऑक्सीडाइजिंग जो कैरेक्टर होता है, ऑक्सीकारक जो गुण होता है, उसको नष्ट करने के लिए अपन यहाँ Zn प्लस H2O को लेते हैं, यानी जिंक चूर्ण का यूज किया जाता है, क्योंकि जिंक जो होता है आपका वो H2O2 के साथ में क्रिया करके ZnO बना लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है, जो कि एक उत्प्रेरककारी विष का कार्य करता है। ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी कॉमन रिएक्शन है। इससे बेटा अपन तीन रिएक्शंस को बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो चेंजेस अपन यहाँ करेंगे वही चेंजेस अपन को यहाँ करने। ठीक, पूरे रिएक्शन के अंदर ये ध्यान रखें। तो इससे देखो आपकी तीन रिएक्शन जनरेट हो जाती है। जिससे कि मान लीजिए आपने पहली रिएक्शन में HH लगाया दोनों R के स्थान पर, तो यहाँ भी आप HH लगाएंगे। ठीक है, उस कंडीशन में ये अभिकारक आपका कहलाएगा एथिलीन, जिसको कि बेटा अपन एथीन का नाम भी देते हैं। ठीक, यहां भी सेम आपको करना है, दोनों R के स्थान पर H लगाना है और यहाँ भी दोनों R के स्थान पर H लगाना है। तो उस कंडीशन में ये उत्पाद बनेगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि ये इसका बेटा IUPAC नाम होता है मेथिनेल, है ना, फर्स्ट कंडीशन, जबकि आप दोनों R के स्थान पर H को लगाते हैं। सेकंड कंडीशन बनती है कि एक R के स्थान पर अपन CH3 को लगाएं और दूसरे R के स्थान पर H को लगाएं। मैंने आपको पहले बताया था, जो आपको यहाँ चेंज करना है वही चेंज आपको पूरी रिएक्शन के अंदर करना है। ध्यान रखिए, इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में ध्यान रखिए। तो फर्स्ट चेंज अपन ने क्या किया, दोनों R के स्थान पर H लगाया, तो एल्कीन आपकी कौन सी होगी, एथीन, जिसको बेटा अपन एथिलीन का नाम देते हैं। ठीक है, और यहां पर जो उत्पाद बनेगा वो बेटा क्या होगा, आपका फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका IUPAC नाम होगा मेथिनेल। और अगर देखिए अपन यहाँ पर CH3 और H को ले लें, यानी ये ऊपर अपन CH3 लगाए और नीचे R के स्थान पर H लगाए, ऐसे अपन यहाँ करें, यहाँ CH3 और यहाँ H, पूरे रिएक्शन के अंदर ये करना है। तो फिर ध्यान रखिए, यहाँ पर CH3 आ जाएगा या H आ जाएगा, तो देखो ये कंडीशन आ जाएगी। उस कंडीशन में यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा आपका, एसिटेल्डिहाइड। इट मींस एसिड एल्डिहाइड को बनाने के लिए
आपको यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपको H को लेना है, ध्यान रखिए। उस कंडीशन में बेटा आपकी एल्कीन का नाम होगा डाइमेथिल एथिलीन, जिसका कि बेटा IUPAC नाम होगा 2-ब्यूटीन, ध्यान रखिए। और अगर देखिए अपन दोनों R के स्थान पर CH3 को ले लेते हैं, ध्यान रखिए, तो उस कंडीशन में फिर इसका नाम हो जाएगा 2,3-डाइमेथिल 2-ब्यूटीन, यह जिसको बेटा अपन व्युत्पन्न नाम दे सकते हैं टेट्रामेथिल एथिलीन, ध्यान रखिए, है ना, दोनों ही नाम दे सकते हैं। IUPAC नाम तो हो जाएगा 2,3-डाइमेथिल 2-ब्यूटीन और व्युत्पन्न नाम हो जाएगा आपका टेट्रामेथिल एथिलीन। तो उस कंडीशन में ध्यान रखिए, निश्चित है आप यहाँ पर भी दोनों R के स्थान पर CH3 लगाएंगे तो देखो ये वाली आपकी संरचना आ जाएगी। तो इस कंडीशन में बेटा आपका उत्पाद क्या बनेगा, एसीटोन। तो देखो आपकी 3 संभावनाएं हुई। पहली संभावना में अपन ने क्या किया, दोनों R को H के द्वारा रिप्लेस किया, तो एल्कीन कौन सी हो गई आपकी, एथिलीन, जिसको कि बेटा अपन एथीन का नाम देते हैं, ठीक। उससे बेटा अपन को क्या उत्पाद प्राप्त हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु। सेकंड कंडीशन के अंदर एक R के स्थान पर CH3 लिया और दूसरे R के स्थान पर अपन ने H को लिया, है ना। तो उस कंडीशन में से एल्कीन का नाम क्या आया, डाइमेथिल एथिलीन, जिसको बेटा IUPAC नाम देंगे अपन 2-ब्यूटीन, ठीक। उस कंडीशन में बेटा आपको यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका नाम होगा एसिटिल्डिहाइड, जिसका बेटा IUPAC नेम होगा एथिनेल, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में अगर इन दोनों R के स्थान पर अपन CH3 जोड़ दें तो उस कंडीशन में बेटा आपको यहाँ बनेगा एसीटोन, जिसको कि बेटा IUPAC नाम देते हैं प्रोपेनॉन, ठीक। तो इसका मतलब है कि एल्कीन के ओजोनी अपघटन के द्वारा अपन तीनों ही मेंबर्स को बना सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड भी बन सकता है, एसिटल्डिहाइड भी बन सकता है और एसीटोन भी बन सकता है। आपका जो रिएक्टिंग एजेंट है वो बेटा आपका चेंज हो जाएगा। अगर अपन को फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो अपन एथिलीन या एथीन को लेते हैं, ठीक। एसिटल्डिहाइड बनाना है तो डाइमेथिल एथिलीन या 2-ब्यूटीन को लेते हैं। और अगर एसीटोन को बनाना है तो फिर बेटा अपन 2,3-डाइमेथिल 2-ब्यूटीन या फिर टेट्रामेथिल एथिलीन को लेते हैं, ध्यान रखिए, ठीक। इस तरीके से इस रिएक्शन के द्वारा तीनों ही उत्पाद को बनाया जा सकता है। इस रिएक्शन का जो मुख्य यूज होता है वो बेटा आपको ध्यान रखना है, द्विबंध की स्थिति का पता लगाना। यानी इस रिएक्शन के द्वारा किसी भी एल्कीन के अंदर अपन ये पता लगा सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है आपका वो कहां पर स्थित है। इसलिए अपन कहते हैं कि इस अभिक्रिया का उपयोग एल्कीन में द्विबंध की स्थिति का पता लगाने में किया जाता है, टू डिटर्मिनेशन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन, है ना। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन। यानी एल्कीन के अंदर द्विबंध की स्थिति का पता लगाने में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। इससे देखें अगले अगर अपन रिएक्शन देखें, यानी कि सेकंड, जिसको अपन कह सकते हैं, है ना। तो दूसरी देखो रिएक्शन लेते हैं बेटा अपन, एल्काइन के जल योजन द्वारा यदि आपके सेकेंड प्रिपरेशन में दूसरी विधि जिसमें कि अपन एल्काइन के ऊपर जल का योग कराते हैं, इसको बेटा अपन नाम देते हैं एल्काइन का जल योजन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। पहले तो ध्यान रखिए इस रिएक्शन को बेटा अपन कुचरा-वोज रिएक्शन इस नाम से जानते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रखें,
कुचरावोज अभिक्रिया, ठीक, यानी एल्काइन पर जो जल का योग होता है, इस रिएक्शन को बेटा अपन कुचरावोज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और ये रिएक्शन बेटा आपके 2 स्टेप में पूरी होगी, ध्यान रखिए। पहले स्टेप के अंदर एल्काइन पर जल का योग कराते हैं मार्कोनी-काफ के नियमानुसार, है ना। उसके बाद जो इंटरमीडिएट बनता है आपका माध्यमिक यौगिक, उसके अंदर बेटा अपन रीअरेंजमेंट कराते हैं, शिफ्टिंग ऑफ एटम फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ध्यान रखिए, है ना। एटम्स का अपन थोड़ा सा शिफ्टिंग करते हैं, उस कंडीशन में जाकर के फिर अपन को फाइनल प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसमें प्रेजेंस के रूप में लेते हैं अपन Hg2+ यानी मर्क्यूरासाइन और तनु H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, ध्यान रखिए। यानी देखिए अगर अपन रिएक्शन को देखें इसमें, तो ये देखो आप RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये देखो एल्काइन, इस पर बेटा अपन जल का योग कराते हैं HOH, प्रेजेंस लेते हैं बेटा अपन Hg2+ और तनु H2SO4, ठीक। आप ध्यान रखिए, आपको इन दोनों को कंबाइंड करके इन दोनों के स्थान पर अकेले इसको भी लिख करके दे सकता है, मर्क्यूरस सल्फेट, ध्यान रखिए। यानी हो सकता है कि इन दोनों के स्थान पर आपको अकेला इसको लिख करके दे दे, ध्यान रखिए। इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान रखिए आप, ठीक है। इस पर बेटा देखो ये एल्काइन, इस पर बेटा अपन इस जल के अणु का योग कराते हैं मार्कोनी-काफ के नियमानुसार। मार्कोनी-काफ के नियम में क्या कहते हैं कि जो आपका अटैकिंग रीजेंट है, आक्रामक अभिकर्मक, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, ऋणात्मक भाग, वो बेटा एल्काइन के उस कार्बन के साथ में जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान रखिए। इट मींस ये देखिए बेटा आपका H+ और ये देखो OH-, इसमें बेटा देखिए अगर मार्कोनी-काफ का एडिशन करें तो नेगेटिव पार्ट है आपका, वो तो जुड़ेगा बेटा देखो इस कार्बन के साथ, और पॉजिटिव पार्ट है आपका वो जुड़ेगा बेटा इस कार्बन के साथ, तो तुरंत यहां से एक बॉन्ड हटेगा, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड के स्थान पे कौन सा बॉन्ड रह जाएगा, डबल बॉन्ड, है ना। तो उस कंडीशन में देखिए फिर बेटा आपकी स्ट्रक्चर आएगी ये RCOH, और ये आ जाएगा बेटा आपका डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा बेटा आपका CS2, ठीक है। इसको बेटा अपन नाम देंगे एल्कीनिल एल्कोहल, इसको बेटा अपन एल्कीनिल एल्कोहल का नाम देते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट जो बनता है मध्यवर्ती, इसके अंदर होता है देखो फिर रीअरेंजमेंट, ये जो H है आपका, ठीक, ये बेटा इस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो बोलो ये CS3 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा आपका RC डबल बॉन्ड O और ये CS3, इस तरीके से। इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि एल्काइन के जलयोजन द्वारा अपन फॉर्मेल्डिहाइड को नहीं बना सकते, एसिटल्डिहाइड को बना सकते हैं और एसीटोन को बना सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि अपन R के स्थान पर H लेंगे तो ये एथाइन या एसिटिलीन हो जाएगा, ध्यान रखिए। और यहाँ पर H लगाएंगे तो बोलो ये एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर बेटा आप CS3 लेते हैं तो ये प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ CS3 लगाएंगे तो बोलो ये एसीटोन हो जाएगा, है ना। अब अपन कहते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड को क्यों नहीं बना सकते, तो अपन जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के सूत्र में या फॉर्मल्डिहाइड की संरचना के अंदर एक कार्बन होता है,
जबकि अपन जानते हैं कि एल्काइन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है वो बेटा आपका 2 कार्बन युक्त होता है, यानी कि एसिटिलीन, या जिसको आप एथाइन का नाम देते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए अपन कहते हैं कि इस रिएक्शन के द्वारा एसिटल्डिहाइड और एसीटोन इन दोनों को बनाया जा सकता है, बाकी फॉर्मल्डिहाइड को नहीं बनाया जा सकता, ध्यान रखो आप। जबकि इससे पहले जो अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, उसके अंदर ध्यान रखें अपन तीनों ही प्रोडक्ट को बना सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड भी बन सकता है, एसिटल्डिहाइड भी बन सकता है और एसीटोन भी बन सकता है। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर यानी एल्काइन के जलयोजन द्वारा अपन 2 ही मेंबर्स को बना सकते हैं, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, ठीक। यानी इस रिएक्शन के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसका अपन रीजन देंगे कि फॉर्मल्डिहाइड की संरचना में एक कार्बन होता है, जबकि एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य 2 कार्बन युक्त होता है। अतः इस अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको पहले बता दिया कि इस रिएक्शन को बेटा अपन कुचरावोज रिएक्शन के नाम से जानते हैं, कुचरावोज अभिक्रिया का नाम देते हैं इसको अपन, ठीक। 2 प्रिपरेशन मेथड हो गई। अगर अपन देखो बेटा तीसरी प्रिपरेशन की बात करें, है ना, थर्ड प्रिपरेशन जो मेथड है आपकी, उसकी अगर अपन बात करें तो वो देखिए आप, थर्ड प्रिपरेशन आएगी आपकी जेम डाई हैलाइड द्वारा जेम डाई हैलाइड द्वारा अच्छी तरीके से समझे। मैंने बेटा आपसे पिछली वीडियो में बोला था कि देखिए अब प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, यानी प्योर ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा रिएक्शंस पर आप अच्छी तरीके से ध्यान दें, है ना, और रटने के बजाय आप समझने पे ध्यान दें, क्योंकि रिएक्शन के अंदर ये विशेषता होती है, अगर आपको कॉमन रिएक्शन समझ में आ जाती है तो उससे आप 2 या 3 रिएक्शन को जनरेट कर सकते हैं। इसलिए रिएक्शंस को रटना नहीं है, बेस्ट ट्राई करिए कि रिएक्शन को आपको याद हो जाए, है ना, और समझ में आ जाए। तो उसके बाद ये कि आप एक बार ही उसको देखोगे तो तुरंत आपको वो याद हो जाएगी। और डायरेक्ट बेटा अगर आप रिएक्शंस को रटोगे तो आप रटते ही रहोगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा बीच बीच में कि आप रिएक्शंस को भूल रहे हैं, तो फिर बच्चा अपना एकदम डिप्रेशन के अंदर चला जाता है कि मैं इतने रिएक्शंस को याद करता हूँ लेकिन सब जाके ओवरलैपिंग हो जाता है। ये कंडीशन कब आती है? जब बच्चा डायरेक्ट रिएक्शन को रटता है। आपको डायरेक्ट रिएक्शन को नहीं रटना है, पहले कॉमन रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझिए। अगर कॉमन रिएक्शन आपकी समझ में आ जाती है तो फिर उससे आप 2 या 3 रिएक्शन को जनरेट खुद ही कर सकते हैं। केवल आपको चेंजेस करने पड़ते हैं कि R के स्थान पे H लगाना या CH3 लगाना या C2H5 लगाना, इस तरीके से चेंजेस करने पड़ते हैं और 2-3 रिएक्शन को अपन खुद ही जनरेट कर देते हैं, ध्यान रखो आप, ठीक है ना। तो इस विधि के अंदर देखें मैंने लिखा है जेम डाई हैलाइड द्वारा। पहली चीज तो आती है इसमें जेम डाई हैलाइड होते क्या है, तो उसके लिए बेटा आपको ध्यान रखना है कि जब किसी भी संरचना के अंदर, यानी कोई भी आप एक ऐसा एल्केन ले जिसके अंदर की 2 हेलोजन एटम्स एक ही कार्बन के साथ में जुड़े हो, 2 हेलोजन एटम अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम, दैट कंपाउंड इज नोन एज जेम डाइहैलाइड। यानी कोई भी आप एक ऐसा यौगिक ले लें जिसकी संरचना में 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन के साथ में जुड़े हों, तो वह यौगिक आपका जेम डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है। उसको बेटा अपन जेम डाइहैलाइड का नाम देते हैं। और आपको यह ध्यान रखना है कि ये दोनों ही हेलोजन हर किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखिए। जिस कार्बन पर अपन फ्री वैलेंसी करते हैं उसी कार्बन पर आप दोनों हेलोजन को एक साथ जोड़ दीजिए, तो वो संरचना बेटा आपकी जेम डाइहैलाइड कहलाएगी। अब आप सोचोगे कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि ये जेम डाइहैलाइड है, तो उसके लिए ध्यान रखिए कि जो भी नाम आपको दिया जाएगा उस नाम के अंदर अगर आपको इडीन शब्द की आवाज आती है, ध्यान रखिए, जो भी नाम आपको दिया जाता है उस नाम में अगर आपको
इडीन शब्द की आवाज आती है तो तुरंत आप समझ जाइए कि वह यौगिक आपका जेम डाइहेलाइड होगा। जैसे कि देखिए मैं आपसे बोलूं एथिलीडीन क्लोराइड, ये आपसे बोला जाए आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड, यानी कंफर्म है कि जेम डाइहेलाइड के लिए आपको इडीन शब्द की आवाज आएगी। ध्यान रखिए, कोई भी नाम आपको दिया जाता है और आपको लगता है कि इस नाम में इडीन शब्द की आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि निश्चित है वो यौगिक आपका जेम डाइहेलाइड होगा। और जेम डाइहेलाइड होने का मतलब है कि उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि दोनों हेलोजन को आप एक ही कार्बन के साथ में जोड़ेंगे, वो भी कौन सा कार्बन, जिस पर कि बेटा अपन फ्री वैलेंसी करते हैं, हर किसी कार्बन के साथ नहीं, ये ध्यान रखिए। इस रिएक्शन में देखिए जेम डाइहेलाइड की रिएक्शन कराते हैं अपन एक्वस KOH के साथ, जलीय KOH के साथ में। आप जानते हैं कि KOH दो तरीके के होते हैं, एक तो एल्कोहलिक और दूसरा एक्वस। एल्कोहलिक और जलीय कार्य की दृष्टि से दोनों ही डिफरेंट होते हैं, है ना, टू मच डिफरेंट टू ईच अदर। ध्यान रखिए, जलीय KOH जो होता है आपका, एक्वस बोलते हैं जिसको, वो बेटा आपका डीहेलोजिनेटिंग एजेंट होता है। डीहेलोजिनेटिंग एजेंट का मतलब है जो केवल हेलोजन को एलिमिनेट करेगा, बाकी अन्य किसी एटम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ध्यान रखिए। और अगर आप एल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है कि जो एल्कोहलिक KOH होता है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट होता है, जिसको बेटा बोलते हैं अपन विहाइड्रोहेलोजिनिक कारक, जो कि हेलोजन के साथ साथ हाइड्रोजन को भी एलिमिनेट करेगा। और यह भी निश्चित है कि आपका जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा वो बेटा आपका बीटा कार्बन से ही होगा, अन्य से नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए, अपने आप आपकी रिएक्शन आ जाएगी, आपको कतई रिएक्शन को रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया था जो बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं रिएक्शंस के, वो अगर बच्चे को आते हैं तो फिर उसको जबरदस्ती रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती है, तो फिर बेटा मेरे वीडियो को आप बीच में गैप ना दें, अदरवाइज मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। ध्यान रखिए, इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे तो फिर आपको खुद ही महसूस होगा कि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना इंटरेस्ट आता है। ध्यान रखो, कहीं भी आपको रिएक्शन को रटने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी और आपको तुरंत रिएक्शन समझ में आएगी। ध्यान रखिए, बशर्ते कि आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते हैं। ध्यान रखो आप, ठीक है। जैसे कि देखो बेटा मैं इसकी रिएक्शन को लूं तो ये देखिए अपन जेम डाइहेलाइड, निश्चित है कि देखो दो हेलोजन आपके एक ही कार्बन के साथ में जुड़ेंगे, इस तरीके से देखो यो ऐसे, यानी दो हेलोजन को जब अपन एक ही कार्बन के साथ में जोड़ देते हैं तो वह यौगिक बेटा आपका जेम डाइहेलाइड कहलाता है। ठीक है, इसके रिएक्शन कराते हैं बेटा अपन जलीय KOH के साथ में, यानी कि एक्वस KOH। इसके बेटा अपन दो अणु लेते हैं इस तरीके से, जैसा कि देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि एक्वस KOH या जलीय KOH जो होता है वो बेटा आपका डीहेलोजिनेटिंग एजेंट होता है, जो कि केवल हेलोजन को एलिमिनेट करेगा, केवल हेलोजन को हटाएगा, बाकी अन्य किसी एटम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ध्यान रखिए, तो निश्चित है देखो यहां से बेटा ये तो निकल जाएगा आपका KX, इसी तरीके से बेटा देखो आपका ये निकल जाएगा KX। ठीक, बाकी बचेंगे देखो ये दोनों OH, इन दोनों OH को बेटा अपन इस कार्बन के साथ जोड़ देते हैं X के स्थान पर, तो देखो आपकी संरचना आ जाएगी ये इस तरीके से। यो ठीक है, अब अपन जानते हैं कि एक कार्बन पर एक से अधिक OH कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, तुरंत बेटा इसमें से जल का अणु निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये निकलेगा इसमें से जल का अणु,
यानी कि माइनस ऑफ H2O। तो देखो ये बचेगा आर आर सी डबल बॉन्ड O। तो ये बचेगा बेटा आपका आर आर सी डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। यानी आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह ध्यान रखना है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जब भी ऐसी संभावना बनती है कि एक ही कार्बन पर एक से अधिक OH लगे, तो तुरंत बेटा उसमें से आप जल के अणु को निकाल देना और जो बचता हो उसको आप रख देना, तुरंत आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अपना ये कंसेप्ट कहता है कि किसी भी कार्बन पर एक से अधिक OH स्थायी रूप से नहीं रहते, तुरंत उसमें से जल का अणु निकल जाता है। हाँ, एक ऐसा यौगिक है जिसमें कि एक ही कार्बन पर एक से अधिक OH होते हैं, फिर भी वो बेटा पर्याप्त स्थायी माना जाता है, तो उसका बेटा नाम होता है क्लोरेल हाइड्रेट। ध्यान रखिए, क्लोरेल हाइड्रेट। ठीक है, ये एक ऐसा यौगिक है जिसकी संरचना में दो OH समूह एक ही कार्बन के साथ में जुड़े होते हैं, फिर भी बेटा ये पर्याप्त स्थायी होता है। तो इसका रीजन देते हैं कि इसकी संरचना में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ध्यान रखिए, ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही यह यौगिक आपका पर्याप्त स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को बेटा बाद में बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही काफी है, जल्दी ही अगली वीडियो को मैं आपको सेंड करूंगा।